पिछले वीडियो में हमने आपको कक्षा 12 की बायोलॉजी के 3 क्वेश्चन, अध्याय 1 के 3 क्वेश्चन समझाए थे। चौथा क्वेश्चन हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चौथा क्वेश्चन आप लोगों को, पहला क्वेश्चन था अध्याय 1 का कि जनन क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो जनन आप लोगों को हमने बताया था। आज हमें अलैंगिक जनन के बारे में जानना है कि अलैंगिक जनन की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है आप लोगों का कि अलैंगिक जनन की विशेषताएं लिखिए। अलैंगिक जनन की विशेषताएं लिखिए। तो अलैंगिक जनन की जो विशेषताएं होती हैं वो सबसे पहला है कि इसमें अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है। आप लोगों को पता है, हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं, सिर्फ एक जनक भाग लेता है। और इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता। पहला है इसमें पॉइंट कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है। दूसरा है इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। पहला पॉइंट लिखेंगे, अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है। दूसरा पॉइंट है इसमें या अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है। मतलब इसमें युग्मक अंडा बनता ही नहीं है, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। का संलयन नहीं होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो है कि जो इसमें संतान बनती है, जो संतान की उत्पत्ति होती है, वो अपने जनक, मतलब जो जनक है वो अपने जनक के समान होती है। इसमें संतति अपने जनक के समान होती है। संतति अपने जनक के समान होती है। समान होती है, लेकिन समान कैसी होती है? आकार में, आनुवंशिक रूप से, और जो उसका नक्शा होता है वो कैसी होती है? समान होती है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है इसका चौथा है जो नवजात संतति होती है वो आनुवंशिक रूप से अलग होती है और आकार संरचना के रूप में अलग समान होती है। तो जो संतति है इसकी नवजात संतति, नवजात मतलब होता है जो अभी उत्पन्न हुई है या जो बिल्कुल हाल समय में बनी है उसे कहते हैं नवजात। तो नवजात संतति जो होती है वो आनुवंशिक रूप से कैसी होती है? समान होती है। नवजात संतति या संतान जिसे बोलते हैं, आनुवंशिक रूप से समान होती है। ये हो गई आपकी अलैंगिक जनन की विशेषताएं। ठीक है, इसके बाद अलैंगिक जनन की विशेषताएं सबसे पहले है इसमें एक जनक भाग लेता है। मतलब इसमें नर मादा नहीं होते, सिर्फ एक ही जनक होता है। इसमें एक जनक भाग लेते हैं। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। तीसरा है इसमें संतति अपने जनक के समान होती है। आकार व संरचना के रूप में कैसी होती है? समान होती है। चौथी है नवजात संतति। जो अलैंगिक जनन है इसमें जो नवजात संतति वो आनुवंशिक रूप से कैसी होती है? अपने जनक के समान होती है। इसके बाद जो पांचवी है इसकी, तो इसमें जो अलैंगिक जनन में कैसा होता है? सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में
समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। तो हो गई आपकी 5 विशेषताएं अलैंगिक जनन की। इसमें एक जनक भाग लेता है, इसमें यौगिकों का संलयन नहीं होता है, इसमें संतति अपने जनक के समान होती है, नवजात संतति आनुवंशिक रूप से समान होती है। अलैंगिक जनन में सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है। इसके बाद है आपका 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है अलैंगिक जनन के लाभ व हानि लिखिए। क्वेश्चन 5वां है अलैंगिक जनन के लाभ व हानि लिखिए। अलैंगिक जनन के लाभ व हानि लिखिए। तो सबसे पहले लिखना है अपन को लाभ अलैंगिक जनन के, तो हेडिंग डाल देंगे अपन अलैंगिक जनन के लाभ। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज हो उसके लाभ होते हैं और हानि होती है। किसी चीज से अगर लाभ हो रहा है तो उससे कुछ ना कुछ हानि होगी, कम होगी पर कैसी होगी, होगी जरूर। तो सबसे पहले लाभ में लिखेंगे कि इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। ठीक है, फर्स्ट लाभ जो होगा इसमें अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है। ये हो गया फर्स्ट लाभ। इसके बाद सेकंड लाभ लिखेंगे कि अलैंगिक जनन में असूत्री या समसूत्री विभाजन होता है। तीसरा लिखेंगे इसका लाभ कि जो इससे संतान होती है वो कैसी होती है, अपने जनक के समान होती है। इससे उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होती है। ठीक है, इसके बाद तो लास्ट है अपना लाभ। लास्ट लाभ में लिखेंगे कि इससे जो संतान होती है वो बहुत सारी, एक जनक या एक जीव बहुत सारी संतानें उत्पन्न कर सकता है। इसमें एक जनक बहुत अधिक संतान उत्पन्न कर सकता है। ये हो गए लाभ। फर्स्ट है अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में
जनन में असूत्री या समसूत्री विभाजन होता है। इससे उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होती है और इसमें जो एक जनक है बहुत अधिक संतान उत्पन्न कर सकता है। ये हो गए आपके लाभ अलैंगिक जनन के। इसके बाद है हानि। अलैंगिक जनन की हानि। अलैंगिक जनन के लाभ हो गए। इसके बाद है अलैंगिक जनन की हानि। तो अलैंगिक जनन की जो हानि है, सबसे पहली हानि है कि जो इसमें जो संतानें प्राप्त बनती हैं, संतानें उत्पन्न होती हैं, उन्हें अपने आप में वातावरण के अनुकूलन की क्षमता नहीं होती। जो अनुकूलन की क्षमता होती है वो ना के बराबर होती है, ना मात्र के लिए होती है। ठीक है। सेकेंड है इसकी जो इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है, मतलब इसमें युग्मक बनता ही नहीं है तो संलयन कहाँ से होगा। इसमें सेकेंड है कि इसमें युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है। इसके बाद है इसमें तीसरी जो है, जो तीसरी इसमें हानि है वो है कि इसमें आनुवांशिक पुनर्योजन की क्रिया नहीं होती है। अलैंगिक जनन से जो संतति प्राप्त होती है उसमें आनुवांशिक पुनर्योजन की क्रिया या पुनर्योजन की क्रिया कैसी होती है, नहीं होती है। लास्ट है इसमें ये जो संतानें होती हैं इनमें विकास की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, क्षीण होती है। क्षीण मतलब उनमें विकास ज़्यादा नहीं हो पाता है, ना मात्र के लिए विकास होता है, वो अपने आप को ज़्यादा विकसित नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है कि अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति तीव्र अनुकूलन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है। यह है अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति में वातावरण के प्रति तीव्र अनुकूलन की क्षमता नहीं होती है। नहीं होती है। इसके बाद जो सेकंड है हानि, जो सेकंड हानि है वो है कि इसमें युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है। इसमें युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है। इसके बाद तीसरा है कि जो आनुवांशिक पुनर्योजन की क्षमता है वो इसमें कैसी होती है, नहीं होती है। मतलब अलैंगिक जनन में जो अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति है उसमें आनुवांशिक पुनर्योजन की क्षमता नहीं होती है। इनमें आनुवांशिक पुनर्योजन की क्षमता आनुवांशिक पुनर्योजन की क्षमता नहीं होती है। इसके बाद लास्ट में है
जो आनुवांशिक रूप से जो अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति होती है, इसमें विकास की क्षमता कैसी होती है? क्षीण होती है या नाम के बराबर होती है, नाम मात्र के लिए। इसमें इनमें विकास की क्षमता क्षीण होती है, क्षीण होती है। ये हो गई आपकी क्या? हानि। अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति में वातावरण के प्रति तीव्र अनुकूलन की क्षमता नहीं होती है। सेकंड है, इसमें युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है। तीसरा है, इनमें आनुवंशिक पुनर्योजन की क्षमता नहीं होती है। और लास्ट है कि इनमें विकास की क्षमता कैसी होती है? क्षीण होती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट। पहले लाभ, अब हानि। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां लिखिए। जो अलैंगिक जनन होता है यह कितनी विधियों द्वारा हो सकता है, या कितनी विधियां हैं इसकी? तो क्वेश्चन नंबर 6वां है, अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां लिखिए। तो अलैंगिक जनन जो है वो 6 प्रकार का होता है। इसकी विधियां जो है वो कितनी है? 6। तो सबसे पहले लिखना है अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। तो कितनी है? अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां हैं 6। सबसे पहले जो है वो है विखंडन। विखंडन, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है, सेकंड है मुकुलन। मुकुलन जिसे कहते हैं कलकायन। कलकायन। इसके बाद जो तीसरी है वो है गैम्यूल। इसके बाद चौथी जो है वो चौथी है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी। पांचवी है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन। लास्ट है 6वीं बीजाणु के द्वारा। बीजाणु के द्वारा। अब ये है आपकी अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां। विखंडन, मुकुलन जिसे कलकायन भी बोलते, गैम्यूल, प्लाज्मोटोमी, पुनरुद्भवन व बीजाणुओं के द्वारा। बीजाणु के द्वारा। सबसे पहला है अपना विखंडन। तो जो विखंडन है, विखंडन में कोई भी कोशिका, कोई भी एक कोशिका जब 2 भागों में बट जाती है उसे क्या कहते हैं? विखंडन। हम ऐसे थोड़ा सिंपल से लिख के बता रहे हैं। जब कोई कोशिका दो भागों में बट जाती है, उसे क्या कहते हैं? विखंडन। उसे कहते हैं विखंडन, ठीक है। लेकिन विखंडन भी इसके 2 प्रकार का होता है। विखंडन भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला है द्विविखंडन और दूसरा है
अब द्विविखंडन में जैसे मान लो अमीबा, अमीबा में होता है द्विविखंडन, तो अमीबा है, ये है आपकी अमीबा, ठीक है। अब अमीबा के बीच में एक खांच बन जाती है, खांच मतलब यहाँ पर एक बीच में खांच बन जाती है। अमीबा में खांच बन जाती है, तो ये दो, जो ए वाला भाग है केंद्रक वाला नाभिक वाला, तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। ये ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला भाग, लेकिन जो ए वाला भाग है ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये धीमे धीमे करके दो भागों में बढ़ जाएगी। ये यहाँ से इस रूप में आ गया अमीबा, इस रूप में, इसके बाद लास्ट रूप में आ जाएगा ऐसे। ये होगा इसके दो जीव। सबसे पहले ये ऐसे होगा रूप, इसके बाद लास्ट में ये ऐसे, मतलब अमीबा दो कोशिकाओं में बट गई। इसके बाद स्पंज हुआ, इसके बाद दो कोशिकाओं में बट गई, तो ये हो गया इसका द्विविखंडन, ठीक है। इसका क्या हो गया? द्विविखंडन। द्विविखंडन मतलब द्विविखंडन की परिभाषा है जब कोई कोशिका के बीच में एक खांच बन जाती है, जब किसी कोशिका के बीच में एक खांच बन जाती है और खांच से वह दो कोशिकाओं के रूप में विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? द्विविखंडन। क्या कहते हैं उसे? द्विविखंडन। ये हो गया आपका द्विविखंडन। इसके बाद है आपका बहुविखंडन। बहुविखंडन तो बहुविखंडन में इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में जो नाभिक है, नाभिक कई कोशिकाओं में या कई नाभिक पुत्रियों के रूप में, पुत्री के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? बहुविखंडन। जैसे एक कोशिका है एक, ठीक है, इसके अंदर जो एक नाभिक है ये वाला, ये कई नाभिकों में परिवर्तित हो जाएगा। ये कई नाभिकों में परिवर्तित हो जाएगा। और इसके इसका जो जल द्रव है, जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य है ऊपरी परत इसकी, ये हर नाभिक के ऊपर परत में क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। मानो ये तो ये अलग हो जाएगा इसका, ये अलग हो जाएगा इसका, और ये अलग हो जाएगा। मतलब हर नाभिक के ऊपर जीव द्रव्य क्या हो जाता है? एक परत के रूप में जम जाता है। तुझे हर इसका क्या हो जाता है? बहुविखंडन। मतलब एक कोशिका है, एक कोशिका नाभिक है अंदर, इसके ऊपर जीव द्रव्य भरा है, एक कोशिका कई कोशिकाओं में विभाजित होगी। इसके बाद हर कोशिका के ऊपर जीव द्रव्य अपना परत बना लेता है, तो कितने रूपों में विभाजित हो जाता है? कई नाभिक बन जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बहुविखंडन। इसके बाद है ये आपका विखंडन पूरा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले विखंडन की परिभाषा, उसके बाद विखंडन के दो रूप, कौन कौन से? द्विविखंडन और बहुविखंडन। इसके बाद है आपका सेकंड मुकुलन। अब मुकुलन या कलिकायन में है जब कोई कोशिका या जब कोई वयस्क कोशिका, वयस्क मतलब होती है पुरानी कोशिका, पुरानी, वयस्क तो जानते हैं, वयस्क मतलब होती है पुरानी कोशिका। जब कोई पुरानी कोशिका या वयस्क कोशिका में उभार आ जाता है, उभार मतलब कोई भी छोटा सा उठ जाता है, कोई उभार आ जाता है, तो वो उभार धीरे धीरे करके एक अलग दूसरे जंतु का रूप दूसरे पौधे का रूप ले लेता है। जैसे कि हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये है आपका हाइड्रा, ये है आपका क्या? हाइड्रा, समझ लो। तो हाइड्रा के
अगले उसमें एक क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा ओभार। ये ऐसे हो जाएगा ओभार, ठीक है। एक क्या हो जाएगा अगले स्टेप में ऐसे, लास्ट में जो अलग वाला जो ओभार है ना, ये क्या हो जाएगा, अलग ही हो जाएगा इससे। ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो ये वाला भाग है ये दूसरा क्या हो जाएगा, इससे दो कोशिकाएं बन जाएंगी या दो हाइड्रा बन जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका वयस्क हाइड्रा। इसके बाद इसमें क्या हुआ, ये उभार उत्पन्न हुआ, उभार। लेकिन जो हाइड्रा है ये नया वाला, ये इसी से अपना भोजन लेता है, ठीक है, इसी से पोषण लेता है। उसके बाद इसी से बड़ा होके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसमें इसकी परिभाषा है कि कोई भी वयस्क कोशिका जिसमें एक उभार उत्पन्न हो जाता है तो वो पोषण किससे लेता है, वयस्क कोशिका से ही पोषण लेता है, और पोषण लेके एक नया हाइड्रा क्या हो जाता है, बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मुकुलन या कलिकायन। ये हो गया आपका दूसरी विधि। इसके बाद है आपकी तीसरी विधि। तीसरी विधि कौन सी है, गैमीट। तो इस विधि में इस अलैंगिक जनन में, इस अलैंगिक जनन में इस अलैंगिक जनन में एक विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाएं, इस अलैंगिक जनन में एक विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाएं, गोलाकार कोशिकाएं दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, गैमीट। दो कोशिकाओं में बट जाती हैं या विभाजित हो जाती हैं, में विभाजित हो जाती हैं, क्या कहते हैं उसे, गैमीट कहते हैं। ये हो गया आपकी गैमीट की परिभाषा। इस अलैंगिक जनन में एक विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाएं दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, गैमीट कहते हैं। इसके बाद है आपका प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी में लिखना है, यह एक या इस अलैंगिक जनन में बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं, बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं मतलब बहुत सारी बहुकेंद्रक है, उसमें एक कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक हैं। उसके ऊपर इस अलैंगिक जनन में बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं अपने केंद्रक के ऊपर जीव द्रव्य की परत चढ़ा लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्लाज्मोटोमी। क्या कहलाते हैं, प्लाज्मोटोमी।
कहलाते हैं। ये हो गया आपका चौथा प्लाज्मोटोमी। इसके बाद प्लाज्मोटोमी में इस अलैंगिक जनन में बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं, मतलब एक कोशिका है लेकिन उसमें केंद्रक कितने हैं, बहुत सारे केंद्रक हैं। वे अपने केंद्रक के ऊपर जीव द्रव्य की परत चढ़ा लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्लाज्मोटोमी कहते हैं। ये हो गया आपकी चौथी विधि प्लाज्मोटोमी। इसके बाद है लास्ट पुनरुद्भवन। हम परिभाषा ऊपर लिख रहे हैं इसकी, पुनरुद्भवन या खंडीभवन जिसे कहते हैं, पुनरुद्भवन या खंडीभवन। अब इसमें पुनरुद्भवन या खंडीभवन में इसमें वह जनन जिसमें जब कोई जंतु या पौधा, वह जनन जिसमें जब कोई जंतु या पौधा अपने शरीर को किसी कारण से काटा जाता है या स्वयं कट जाता है, उसे क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन या खंडीभवन कहलाता है। वह जनन जिसमें जीव का शरीर किसी कारण से काटा जाता है या कट जाता है, तो उससे कई नए जीवों का, जैसे कोई कोशिका है वो कई भागों में कट गई, ठीक है, कई भागों में कट गई, तो उससे जो जितने भी भाग हुए तो उतने ही नए जीव बन जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन या खंडीभवन। उससे कई नए काटा जाता है या कट जाता है, तो उससे कई नए जीवों का जन्म होता है, उसे क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन या खंडीभवन कहलाता है। उसे पुनरुद्भवन या खंडीभवन कहते हैं। ये हो गई आपकी पांचवी, वह जनन जिसमें जीव का शरीर किसी कारण से काटा जाता है या कट जाता है, तो उससे कई नए जीवों का जन्म होता है, उसे क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन या खंडीभवन कहते हैं। ये हो गया आपकी पांचवी। इसके बाद है आपकी लास्ट है आपकी छठवीं के बीजाणु के द्वारा या बीजाणुओं के द्वारा। तो जो बीजाणु होते हैं ये अति सूक्ष्म एक कोशिकीय बीजाणु अति सूक्ष्म एक कोशिकीय पतली भित्ति वाले होते हैं, पतली भित्ति वाले संरचना है
बीजाणु अति सूक्ष्म एक कोशिकीय पतली भित्ति वाली संरचना है जो एक निश्चित समय आने पर क्या हो जाती है, फट जाते हैं। एक समय में नए जीवों का निर्माण करते हैं जिससे नए जीवों का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, बीजाणु के द्वारा। बीजाणु कैसे होते हैं, अति सूक्ष्म एक कोशिकीय पतली भित्ति वाली संरचना है जो एक निश्चित समय में नए जीवों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आपके हो गए ये कंप्लीट तीनों क्वेश्चन, अच्छे से आ गए। पहला क्वेश्चन था अलैंगिक जनन की विशेषताएं, सेकंड क्वेश्चन था चौथा क्वेश्चन था अलैंगिक जनन की विशेषताएं, पांचवा क्वेश्चन था अलैंगिक जनन के लाभ व हानि, और छठवां क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां लिखिए। इसके बाद जो अलैंगिक जनन की विधियां हैं, विखंडन, मुकुलन जिसे कलिकायन भी कहते हैं, गैम्यूल, प्लाज्मोटोमी, पुनरुद्भवन व बीजाणु के द्वारा। तो हमने आप लोगों को सारे एक एक करके समझा दिए, अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट, इसके बाद छठवें के बाद सातवां क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, वो अगले वीडियो में बताएंगे हम आपको। इसके बाद आप लोगों को ये अच्छे से याद करना है, रिवीजन करते जाना साथ में। थैंक यू।